Hello everyone, welcome to Mindzilla. We rise by lifting others. देखिए हमने पिछली क्लास में इरिगेशन इंजीनियरिंग की न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे थे, राइट। जिसमें पिछली क्लास में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था कि इरिगेशन होते क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस इरिगेशन की, और इसके साथ में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ इरिगेशन, जो कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेनली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, जिसमें से आपको डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जिसमें आपसे इरिगेशन के टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, तो टाइप्स को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आगे बढ़ने से पहले, तो मैंने इरिगेशन को डिवाइड किया था सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन में। ठीक, सरफेस इरिगेशन में हमने सब सरफेस नहीं पढ़ा था, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन सरफेस इरिगेशन में हम लोग बात करते थे कि हम लोग जो भी टॉप सरफेस ऑफ सॉइल होगा, जो टॉप सरफेस ऑफ ग्राउंड सरफेस है, दैट मीन्स ग्राउंड है, उसको कंप्लीटली आपको वेट कराना है एक्सटर्नल वाटर से ड्यूरिंग इरिगेशन। तो उस टाइप की इरिगेशन को हम लोग नाम देते हैं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट्स में हमने बांटा था। पहला था हमारे पास में फ्लो इरिगेशन, दूसरा था लिफ्ट इरिगेशन। ठीक, उसके बाद में फ्लो इरिगेशन जो था मेरे पास में, फ्लो इरिगेशन को फिर फर्दर हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहला आया मेरे पास में पेरेनियल इरिगेशन और इसके अलावा दूसरा आया इनंडेशन या फिर आप बोल सकते हैं फ्लड इरिगेशन। अब जो पेरेनियल इरिगेशन था ये भी फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, डायरेक्ट इरिगेशन एंड स्टोरेज इरिगेशन। डायरेक्ट में हम लोग वियर बैराज का यूज़ करते हैं, डाइवर्जन वर्क्स का यूज़ करते हैं, और स्टोरेज इरिगेशन के अंदर हम लोग डैम्स और रिजर्वायर्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम अभी फिलहाल शुरुआत करेंगे सब सरफेस इरिगेशन से कि एक्चुअल में सब सरफेस इरिगेशन होता क्या है। और वैसे तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि सब सरफेस इरिगेशन को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक हो जाता है मेरे पास में नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम डेफिनेटली बिल्कुल हर लेवल के एग्जाम को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द जेई लेवल टू गेट लेवल, राइट। अब इसमें ये बोलता है कि सब सरफेस इरिगेशन, देखिए नाम से ही पता चलता है, सिविल इंजीनियरिंग में मोस्टली टर्म्स आपको नाम से ही आइडिया दे देंगे कि क्या होगा इनके अंदर। देखो सब सरफेस, इसका मतलब बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास में एक प्लांट ग्रो कर रहा है इस तरीके से, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसमें सॉइल के नीचे जो अपने ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस के नीचे वाटर स्टोर हुआ। अब जितना भी ये स्टोर्ड वाटर है, आपने क्या किया यहीं पे, इनफैक्ट वाटर स्टोरेज से पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग सरफेस इरिगेशन में क्या करते थे, इसके टॉप सरफेस को वेट कराते थे। ये बोलता है कि अब की बार आपने वाटर को टॉप सरफेस पे अप्लाई नहीं किया, अब की बार आपने वाटर को डायरेक्टली रूट सिस्टम पे अप्लाई किया है, रूट जोन पे अप्लाई किया है। वो अब कैसे भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो जब ये वाला वाटर प्लांट्स गेन करेंगे अपनी ग्रोथ में कैपिलरी एक्शन से, तो इस टाइप की इरिगेशन को हम लोग नाम दे देते हैं सब सरफेस इरिगेशन। ठीक, तो हम लोग इसको सब सरफेस इरिगेशन को लिखते कैसे हैं, सब सरफेस को हम लिखेंगे कि हम लोग जो भी पानी अप्लाई करेंगे, लैंड के ऊपर बोल सकते हो या फिर प्लांट्स के ऊपर बोल सकते हो, इट इज़ डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, रूट जोन पे अप्लाई होगा, इसमें टॉप सरफेस ऑफ लैंड जो है इसको हमें वेट नहीं कराना है। डेफिनेशन लिखते हैं सब सरफेस की, तो सब सरफेस इरिगेशन में इन दिस टाइप द वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट। तो मैंने लिखा इसमें इन दिस टाइप द वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे अगर बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट इसी में क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलेगा कि ये तो समझ में आ गया कि रूट जोन ऑफ प्लांट पे ही अप्लाई होगा। सेकंड पॉइंट, टॉप सरफेस ऑफ लैंड इज नॉट वेटेड। टॉप सरफेस ऑफ लैंड is not wetted with water। ठीक, अब ये जो सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब सरफेस इरिगेशन में हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अब ये सिस्टम नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है।
तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग सब सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। अब ये बोलता है कि नेचुरली किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। नेचुरली ये बोलता है कि यहाँ पे कहीं पे भी अपना कोई कैनाल सेक्शन या कोई रिवर सेक्शन इस तरीके से एक नेचुरल स्ट्रीम फ्लो कर रही थी, यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट था, ठीक। अब इसमें जब ये इस तरीके का कोई अरेंजमेंट होगा तो डेफिनेटली इसमें से पानी का जो है सीपेज एग्जिस्ट करेगी, वाटर जो है वो सीपेज के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सीपेज से थोड़ा बहुत लॉस आएगा और यहीं पे अगर हमने कुछ प्लांट्स को ग्रो करा दिया तो यही प्लांट्स क्या करेंगे, इसी पानी को गेन करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखो इनडायरेक्टली मैंने टॉप सरफेस को तो वेट नहीं किया, लेकिन टॉप सरफेस वेट नहीं हुआ, लेकिन जितने अपने प्लांट्स हैं, प्लांट के रूट जोन तक पानी पहुंच गया और जिस पानी की हेल्प से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, राइट। और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल सकता है। तो इस टाइप की टेक्निक को हम लोग नाम दे देते हैं नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। तो अब नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन की अगर डेफिनेशन मतलब पॉइंट लिखा जाए इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द सीपेज फ्रॉम कैनाल सेक्शंस or rivers. Seepage from canal sections or rivers helps the plants to gain water. Helps the plants to gain water from capillary action. ध्यान रखना हर कंडीशन में कि आपके पास में चाहे इरिगेशन में नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन हो चाहे आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन हो, पानी जब भी प्लांट्स पानी को गेन करेंगे तो वाटर को हमेशा किसके थ्रू गेन किया जाएगा, ऑलवेज यूजिंग कैपिलरी एक्शंस, ठीक। ये तो बना अपने पास में नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। देखो आर्टिफिशियल तो इसका मतलब ये मैन मेड हो जाएगा। ये बोलता है कि हम लोग नेचुरल की बजाय अब की बार कुछ सीरीज ऑफ पाइप्स, ओपन जॉइंटेड ड्रेन्स जिसको बोलते हैं, परफोरेटेड पाइप्स, इनको हम लोग डाल देते हैं ग्राउंड सरफेस से नीचे। जैसे ये अपने पास ये ग्राउंड सरफेस था, तो अब इस ग्राउंड सरफेस से नीचे हमने कुछ एक पाइप्स इस तरीके से इसमें इंस्टॉल कर दिए। अब ये जो पाइप्स होंगे, इन पाइप्स में परफोरेशंस होती हैं, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। इस तरीके से ये ओपनिंग्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी, ठीक। तो जब इसके अंदर से, और पानी जो है बहुत धीरे आ सकता है, इसमें से निकल सकता है, तो जब आप इसमें से वाटर ट्रांसफ़र करोगे तो पानी बहुत धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही पानी आसपास में जो प्लांट ग्रो कर रहे होंगे, जैसे प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट इसी पानी को अपने रूट सिस्टम से गेन करेंगे और इनडायरेक्टली इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। डिफाइन कैसे करेंगे आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन को? तो ये बोलता है कि ओपन जॉइंटेड ड्रेन्स को जब भी हम लोग ग्राउंड सरफेस से नीचे लेट डाउन कराते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे जो पाइप्स होंगे, परफोरेटेड पाइप्स, इनकी ओपनिंग में से पानी रिलीज होगा और इस वाटर को प्लांट्स गेन करेंगे अपनी ग्रोथ में, राइट। तो आर्टिफिशियल सबसरफेस में लिखेंगे इन दिस टाइप the open jointed drains or perforated pipes are installed below ground surface. Installed below ground surface, and the seepage water from drains is used by plants for their growth.
तो इस टाइप के जो हमारे पास में इरिगेशन बनता है, इस टाइप के इरिगेशन को हम लोग नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि सब सरफेस इरिगेशन होता कैसे है और सब सरफेस इरिगेशन को हम किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा सब सरफेस इरिगेशन। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास में, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ इरिगेशन, या फिर आप बोल सकते हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। देखिए, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन या फिर मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमारे पास में टोटल 7 मेथड्स हैं, ठीक। जिन 7 मेथड्स को हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो जो सबसे पहला मेथड मेरे पास में आता है, दिस इज नोन एज फ्री फ्लडिंग। ठीक, फ्री फ्लडिंग के अलावा इसी को हम लोग नाम देते हैं वाइल्ड फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग, और ऑर्डिनरी के अलावा इसका एक और नेम भी है, इस नेम को हम लोग नाम देते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। देखिए, नॉर्मली अगर टेक्निक्स की बात की जाए तो टेक्निक्स में मैं अगर आपको एक ओवरव्यू देता हूँ तो टोटल 7 टेक्निक्स हैं हमारे पास में। जो पहली टेक्निक है वो पहली टेक्निक है वाइल्ड फ्लडिंग, ठीक है। इसके अलावा आगे जो आती है मेरे पास नेक्स्ट वाली, वो है बेसिन फ्लडिंग। बेसिन के बाद में चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग के बाद में आगे मेरे पास में आता है, एक आती है बॉर्डर फ्लडिंग, ठीक है। बॉर्डर फ्लडिंग के बाद में फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन के बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में स्प्रिंकलर या फिर और लास्ट हो जाएगी अपने पास में ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन। तो ये हैं हमारे पास में टोटल 7 टाइप्स के इरिगेशन मेथड्स, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्डिनरी फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। सबके पीछे रीज़न है कि क्या कारण है जिसकी वजह से इसे फ्री फ्लडिंग नेम देते हैं, क्या रीज़न है वाइल्ड फ्लडिंग नेम दिया जाता है, और ऐसे ही सिमिलरली अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग और ऑर्डिनरी फ्लडिंग के पीछे इनके डेफिनेटली नेम्स भी गिवन है। मतलब नेम्स के बेसिस पे देयर आर सो मेनी रीजंस, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटर पॉइंट से इस तरीके के हमारे पास में एक परमानेंट हम लोग फील्ड में डिच बना लेते हैं, इस डिच को नाम दिया जाएगा मेन डिच, ठीक है। अब इस मेन डिच के बाद में इसके साइड्स में से यहाँ से हम लोग बनाते हैं ये वाले जो डिचेस आपके पास में बनेंगी, दीज आर नोन एज सब्सिडरी डिचेस। सब्सिडरी डिचेस। और यहाँ से पानी को पास कराने के लिए, अब ये एक ही डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है, ये दोनों डायरेक्शंस में हो सकते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, कैसे भी। और यहाँ से फील्ड में पानी पहुँचाने के लिए हमारे पास में आउटलेट्स बने हुए होते हैं, दीज आर नोन एज आउटलेट्स, इस तरीके से छोटे छोटे। ठीक है, ये हो गए अपने पास में आउटलेट्स। अब बात करते हैं इन सब के बारे में। देखो, सबसे पहले फ्री फ्लडिंग की अगर बात करें तो फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, जितना भी अपना लैंड है, मान लेते हैं ये पूरी लैंड है, तो इस पूरी लैंड में से हम लोग सेंटर पॉइंट को सबसे पहले कंसिडर करेंगे और इस पर एक परमानेंट डिच बना देंगे। डिचेस हमेशा परमानेंट बनेंगी, ठीक है। परमानेंट डिचेस का मतलब क्या है, आपको छोटे छोटे सेक्शंस कट करने हैं। अपनी लैंड में से आपने एक छोटा सा सेक्शन कट करके उसको परमानेंटली कास्ट कर दिया, सीमेंट की हेल्प से, सीमेंट पेस्ट बना लो, ब्रिक लाइनिंग बना लो, जिसकी वजह से आपने इसको परमानेंटली कास्ट कर दिया। और उसके बाद में यहाँ से जितना जो अपना सेंटर पॉइंट से जा रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से अपना मेन डिचेस को मेन से सब्सिडरी डिचेस को निकालना स्टार्ट कर दिया।
अब सब्सिडरी डिचेस जो निकलती हैं, ध्यान से देखिए, जो सब्सिडरी डिचेस हमने निकाली हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। इट मे बी लीनियर और नॉन लीनियर। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये कंटूर्स पे डिपेंड करता है, कंटूर्स के बेसिस पे ये निकलती हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो आउटलेट्स हमने प्रोवाइड किए हैं, इन आउटलेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो फील्ड के अंदर पानी आ जाएगा और इनडायरेक्टली पानी जो है फील्ड के अंदर जितना पानी आएगा वो आसपास की लैंड को इरिगेट कर लेता है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट कि हमारी पूरी लैंड से हम लोग वाटर को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास में है वो है कि क्या कारण है जिसकी वजह से इसे फ्री फ्लडिंग नेम देते हैं, ठीक है। अब जो पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है इसमें फील्ड के अंदर, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये सारे पार्ट्स फील्ड हैं, तो वाटर जो यहाँ से पास करेगा इस फील्ड के अंदर जो पानी आएगा, इस पानी का पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर फ्लोइंग वाटर। और जब पानी के ऊपर जो फ्लो कर रहा है पानी, उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो हम इसको बोलते हैं फ्री फ्लडिंग। देखो अब जो पानी है, जिस पानी ने यहाँ की लैंड को इरिगेट कर दिया है, ठीक है, अब जो अगर एक्स्ट्रा पानी हुआ तो क्या हम उस एक्स्ट्रा पानी को कंट्रोल कर सकते हैं? कहीं पे नहीं कर सकते। यहाँ पे तो पानी सिंपल कैसे फ्लो करेगा? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा। इसीलिए हम लोग इसको फ्री फ्लडिंग भी नेम देते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट आता है और कोई इफेक्ट नहीं है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे वाइल्ड फ्लडिंग भी नाम देते हैं, बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ओवर फ्लोइंग वाटर, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसके लिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इसको अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पानी का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गए बेसिक पॉइंट जो लगभग आपको हर बुक के अंदर मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये बोलते हैं कि इसके अंदर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इस मेथड के लिए किसी भी लेवलिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। अब ये जो लैंड है, ये लैंड अपनी लेवल लैंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये लेवल नहीं होगी तो हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं डिचेस, कहीं ना कहीं सम्प्स प्रोवाइडेड होंगे, कुछ गड्ढे होंगे और उन गड्ढों के अंदर पानी भी रुक सकता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में लेवलिंग ना होने के कारण से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट ये बोलता है कि इसके अंदर जो पानी फ्लो करेगा, अब क्योंकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे पानी की जो वेलोसिटी होगी, फ्लोइंग वाटर की जो वेलोसिटी होगी, दैट इज कंप्लीटली नॉन यूनिफॉर्म, राइट। ये कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हमें मेंशन करना है। पहले इन पॉइंट्स को लिखते हैं, उसके बाद आगे इसके फिर यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है the land is divided by main ditches and subsidiary ditches. Main ditches and subsidiary ditches. अब जो subsidiary ditches हैं, it may be linear or non-linear depending upon contours. तो subsidiary ditches may be linear or non-linear. Subsidiary ditches may be linear or non-linear. किस पे डिपेंड करेगा? Depends on contours. ठीक, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है यहाँ पे जो पानी का फ्लो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? फ्री फ्लडिंग, ठीक। द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू ग्रेविटी। आप आगे लिख भी सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लडिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अब पानी का फ्लो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में है तो हम इस पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर इज नो कंट्रोल ओवर फ्लोइंग वाटर। देयर इज नो कंट्रोल ओवर
फ्लोइंग वाटर। अब पानी पे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो इस कारण से हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड फ्लडिंग एंड अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कारण क्योंकि जो हमारा फील्ड है उसके लिए लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ड्यू टू नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलिंग, ड्यू टू नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलिंग। ठीक, आगे अगर इसी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट आता है अब इसमें जो पानी के फ्लो वेलोसिटी होगी ये भी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अगला पॉइंट है अब इसका यूज, इसको हम लोग कौन सी लैंड में यूज़ करते हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली हम इसको यूज़ करेंगे रोलिंग लैंड में। रोलिंग लैंड का मतलब है अनड्यूलेटेड लैंड, इस तरीके से कहीं से ऊंची होगी कहीं से नीचे होगी, जिसे कॉमन लैंग्वेज में ऊबड़ खाबड़ बोलते हैं हम लोग। तो दिस मेथड और दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर रोलिंग लैंड्स। रोलिंग लैंड्स में दो टेक्निक खास तौर पे यूज़ होती हैं, या आप बोल सकते हो ऐसी लैंड जिसमें लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें दो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो पहली टेक्निक है और एक आके हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंकलर टेक्निक। तो वो स्प्रिंकलर मेथड भी आ सकता है और ये भी आ सकता है फ्री फ्लडिंग, इन दोनों में से ही कोई हम लोग कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद में ये तो हो गया यूज्ड फॉर रोलिंग लैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो ये बोलता है कि लैंड में अब हमें कैसी क्रॉप को यूज़ करना है, कैसी क्रॉप में हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो क्रॉप रिक्वायरमेंट होती है खास तौर पे इस मेथड के लिए, वो क्रॉप रिक्वायरमेंट हमारे पास में एग्जिस्ट करेगी क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स। क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब होता है जो क्रॉप्स बिल्कुल साथ साथ में लगती हैं। खास तौर पे जितना हम लोग अनाज की बात करते हैं, जो ग्रेन क्रॉप्स होती हैं, वो सारी की सारी क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स हैं। जैसे हमारे पास में देयर इज़ मस्टर्ड, देयर इज़ वीट, ये सारी अपने पास में है क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स। पल्सीज हो गई, ऐसी फसलें, ऐसी क्रॉप्स जो जड़ों में लगती हैं। ठीक है, जैसे कैरेट है, रेडिश है, गाजर मूली हो गया, तो ये हो जाती हैं अपने पास में डिस्टेंट ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होता है। छोटे छोटे पार्ट्स में ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद में लगते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग हमारे इस मेथड को समझ सकते हैं, फ्री फ्लडिंग या फिर ऑर्डिनरी फ्लडिंग को। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक दो पॉइंट्स और कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पे पानी पे कंट्रोल नहीं है, मैंने लिखा, और पानी का फ्लो कैसा है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। तो जब पानी पे कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली अब इस मेथड में लॉसेस की वैल्यू भी तो ज़्यादा होगी। देखिए, इरिगेशन में दो लॉसेस हमेशा डिस्कस होंगे। जैसे हमने जब हाइड्रोलॉजी कवर किया तो वहाँ पे तो हमने बहुत सारे लॉसेस डिस्कस किए थे। इरिगेशन में दो ही लॉसेस आएंगे, या तो होगा इवेपोरेशन या फिर होगा सीपेज, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, सॉरी, नॉट ट्रांसपीरेशन, इनफिल्ट्रेशन। इवेपोरेशन में जो पानी होगा, जो पानी लैंड पे आया उसमें से कुछ पानी तो वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पानी होगा, कुछ पानी प्लांट्स गेन करेंगे और बाकी पानी ग्राउंड सरफेस से नीचे प्लांट्स जो हैं वो वाटर टेबल को मिल जाएगा, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फ्लो होता गया। तो दो टाइप के लॉसेस की बात होगी हमेशा। तो इस मेथड में मैक्सिमम लॉसेस होंगे, जिसके कारण से इस मेथड की एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास में मिनिमम। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना हो इसी में, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस मेथड हैज़ मैक्सिमम evaporation and seepage losses। मैक्सिमम evaporation and seepage losses। और लास्ट पॉइंट, it have minimum
एफिशिएंसी, इस मेथड की जो एफिशिएंसी होगी वो एफिशिएंसी बनेगी आपके पास में मिनिमम। तो ये है आपके पास में काफ़ी सारे पॉइंट्स जिनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्री फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग और अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास में पहला मेथड। अब सेकंड मेथड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में सेकंड मेथड जो आएगा दैट विल बी बेसिन फ्लडिंग, जो इसमें इसकी लिमिटेशंस को उसने कवर करने की कोशिश की है, लास्ट वाली। सेकंड इज बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इनफैक्ट बेसिन से पहले हम लोग बॉर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिन को बाद में बात करेंगे। तो देखिए अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड वन इज बॉर्डर फ्लडिंग, कि मतलब जनरली हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग को किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये बोलता है बॉर्डर फ्लडिंग में, जैसा कि नाम से ही आई एम श्योर आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें हम लोग हमारे फील्ड के दोनों तरफ में, दोनों कॉर्नर्स में हमारे वाटर सप्लाई डिचेस प्रोवाइड करेंगे। एक वाटर सप्लाई डिच यहाँ पे आ गई जिसको हमने नाम दिया है मेन डिच बोल दीजिए या वाटर सप्लाई डिच बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेन डिच से ही वाटर का ट्रांसफर एग्जिस्ट करेगा। हम लोग क्या करते हैं, बाकी हमारे पास में जितना भी एरिया होता है इस एरिया को रिजेस बना के डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। रिजेस बना के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में ना इस मेथड को समझाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है तो मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, मेन डिच के साथ में सब्सिडरी डिचेस कनेक्ट कर देते हैं, वो भी ठीक है, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, मोर ईजियर एज कम्पेयर टू दैट मेथड, राइट। तो इसने बोला कि हमारे पास में मेन डिचेस थी, मेन डिचेस में से ही आउटलेट चैनल्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए, ये बन गए अपने पास में आउटलेट चैनल्स। अब ये जितने आउटलेट चैनल्स हमारे पास में बने हैं, आपको बस क्या करना है, इन आउटलेट चैनल से, ये जितने अपने आउटलेट चैनल्स थे इसमें से पानी का ट्रांसमिशन आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से पानी का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा, पानी फ्लो करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही अपने पास में ये लैंड होगी, देखो कंट्रोल्ड फ्लडिंग, हमें यहाँ पे क्या करना है, वो वाला अनकंट्रोल्ड था, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है, जिनको हम लोग नाम दे देते हैं, ये जो बॉर्डर्स के थ्रू बनाया है इनको स्ट्रिप नेम दिया जा सकता है। तो ये अपने पास में कंप्लीट लैंड हो गई, जिसमें एक हो गई मेन डिच इधर, एक हो गई मेन डिच यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाली मेन डिच से पानी की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, इस फील्ड के अंदर पानी एंटर करता जाएगा, पानी फ्लो करता जाएगा। अब पानी फ्लो होता गया टॉप वाले पार्ट से, तो जैसे ही फ्लो होगा तो वो आसपास की प्रॉपर जितनी भी आसपास की लैंड होगी उस लैंड को अच्छे से फिल करेगा, और फिल करते हुए आगे की साइड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पानी इस एंड पे बढ़ेगा, हम लोग यहाँ से पानी की सप्लाई को बंद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि हमारा का जो पूरा का पूरा फील्ड था वो पूरा का पूरा फील्ड पानी से भर चुका है, ठीक। उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो हम लोग उस पानी को यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं आउटलेट से, लेकिन अगर आपने यहीं पे सप्लाई बंद कर दी तो हमें एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल पे हमारा बॉर्डर फ्लडिंग काम करता है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके डिस्चार्ज रेट या फिर मेन डिच की कैपेसिटी कितनी होगी। इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर। अब सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन रेट या सॉइल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली सीपेज लॉसेस ज़्यादा है, तो आपको मेन डिच के डिस्चार्ज को उतना ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो कैपेसिटी है मेन डिच की, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कोर्स सॉइल में हाई डिस्चार्ज, फाइन सॉइल में लो डिस्चार्ज आएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट इसके अंदर बोलता है, जो दूसरा काम का पॉइंट है, ये बोलता है कि जब भी पानी का फ्लो एग्जिस्ट करेगा, जैसे जैसे पानी का फ्लो इसके अंदर एग्जिस्ट करता जाएगा, तो हमेशा आपको अपनी लैंड को लेवल करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। मतलब पानी का फ्लो अगर इसके डायरेक्शन में है तो पानी के फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल दो, चाहे फील्ड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी यही है और इस फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी यही है। तो इनके अराउंड आपको हमेशा क्या करना है, अपना जो भी फील्ड रहेगा उस फील्ड को प्रॉपरली लेवल करना है, और प्रॉपर लेवल करने के बेस पे आपको यहाँ पे अपने फ्लो को मेंटेन करके चलना होगा।
राइट। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम बॉर्डर फ्लडिंग की। तो सबसे पहले बॉर्डर फ्लडिंग से शुरुआत करते हैं। इन दिस टाइप the complete land is divided with the help of ridges। आप रिजेस बोल सकते हो, लेवीज बोल सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, जनरली सॉइल को उठा के ट्राइंगुलर शेप में बना देते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं रिजेस। ठीक है, हायर लेवल। ध्यान आया, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में भी आपको मैंने समझाया था ये वाला पॉइंट। तो हमने क्या किया, इस टाइप में कंप्लीट लैंड को हमने डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिजेस, जिसके अंदर हमारा पानी जो है वो कंप्लीटली फ्लो करेगा। द वाटर इज फ्लोइंग to the ridges, sorry, to the land from outlets, right। अगला पॉइंट आता है कि जो इनकी डिस्चार्ज कैपेसिटी होगी डिचेस की, ये किस पे डिपेंड करेगी, सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे। द कैपेसिटी ऑफ मेन डिचेस depend upon infiltration कैपेसिटी। आप इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की बजाय परमिएबिलिटी भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कोर्स सॉइल में हाई डिस्चार्ज, फाइन सॉइल में, क्ले सॉइल में, क्ले में खास तौर पे लो डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अगला पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ पे अगर मैं अगले पॉइंट के डिफाइन करता हूँ, तो इस मेथड को हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारी जो लैंड है वो फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेवल्ड होगी। तो इसका मतलब लेवलिंग ऑफ लैंड इन द नॉर्मल डायरेक्शन, टू द वाटर फ्लो is required। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास। देखिए, पिछले वाले में अगर हम बात करें तो पिछले वाला मेथड हम लोग किस में यूज करते थे, रोलिंग लैंड में। याद आया कुछ? ये वाला मेथड हम किस में यूज करेंगे, ऐसी लैंड में जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेवलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर वाटर फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेवलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब आता है इसे कौन सी क्रॉप्स में यूज किया जाएगा। तो सेम है, अपनी जितनी फ्लडिंग टेक्निक्स हैं, खास तौर पे पहले वाली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों की तीनों फ्लडिंग टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स में। तो ये भी आएगा आपके पास में, इट इज यूज्ड फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ये जो हमने सेक्शंस में हमारा जो लैंड है, इसको बॉर्डर की हेल्प से जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनकी स्पेसिफिकेशंस कितनी होंगी। देखिए, वैसे तो इनकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर से 20 मीटर के बीच में वेरी कर सकती है, 10 मीटर्स टू 20 मीटर्स। आप लिख भी सकते हैं इसमें, जो विड्थ ऑफ द लैंड है, लैंड सेक्शन, इट लाइज बिटवीन 10 मीटर्स टू 20 मीटर्स। और इनकी जो लेंथ है, ये लेंथ होती है लगभग 100 से 400 मीटर्स के बीच में, 100 टू 400 मीटर्स, राइट। दिस इज बॉर्डर फ्लडिंग। आगे बोलते हैं, इसी में एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरे पास में, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम कवर कर सकते हैं। वो फॉर्मूला ये बोलता है, टाइम रिक्वायर्ड, द फॉर्मूला इज टाइम रिक्वायर्ड बाय वाटर टू कवर द लैंड of given area कैपिटल A is, ये बोलते हैं कि मेरे पास में एक लैंड दे रखी है जिसका एरिया हमें गिवन है, उसमें पानी का फ्लो आ रहा है, तो डेफिनेटली डिस्चार्ज भी गिवन होगा। तो कितने टाइम में जो पानी है वो उस लैंड को इरिगेट कर देगा, कवर कर देगा, ठीक है, वो टाइम की कैलकुलेशंस आपको लेके चलने हैं। तो इसके टाइम के लिए इसने डिफाइन किया T इक्वल टू 2.303 y अपॉन f लॉगरिथम ऑफ q अपॉन q माइनस fa।
टी इक्वल टू 2.303 वाई अपॉन एफ लॉगरिथम ऑफ क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। नाउ क्यू से शुरुआत करते हैं, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इज डिजाइन डिस्चार्ज। डेफिनेटली देखिए यूनिट्स तो आपको सेम ही रखनी पड़ेंगी इस केस में, राइट। अब क्यू हो गया डिजाइन डिस्चार्ज। वाई इज डेप्थ ऑफ वाटर, कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपको अप्लाई करना है लैंड में। ए इज गिवन एरिया ऑफ लैंड, कैपिटल ए इज गिवन एरिया ऑफ लैंड। रह गया स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होगा? दिस इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। चलिए अब वन बाय वन इन सबको डील करते हैं। देखो सबसे पहले तो डिजाइन डिस्चार्ज की बात करें। डिजाइन डिस्चार्ज इंडिकेट करता है सोर्स को, किसी कैनाल से पानी आ रहा है, वेल से पानी आ रहा है, जिस भी सोर्स से पानी आ रहा है उसका डिस्चार्ज कितना है। ये बोलता है वाई जो है, ये बोलता है कि इरिगेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इरिगेशन कितना सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर आपको मेंटेन करना होगा फील्ड में, वो बताएगा वाई। ठीक, उसके बाद में कैपिटल ए जो है, दिस इज गिवन एरिया ऑफ लैंड। जिस एरिया ऑफ लैंड को आपको कवर करना है, इरिगेट करना है गिवन टाइम फ्रेम में। एफ इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, पहले भी बताया है, हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ा है, वो मैक्सिमम रेट जिससे पानी परकोलेट हो सकता है, सीपेज हो सकता है जिससे ग्राउंड में, उसको हम लोग नाम दे देते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक, आगे बोलता है नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट कि अब की बार एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगला पॉइंट बोलता है एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब अपने पास जो फील्ड था, एक इनलेट पॉइंट था जिस पॉइंट से पानी एंटर कर रहा है डिस्चार्ज से, तो ये बोलता है कि ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकता है। ये तो बोलता है कि गिवन एरिया को इरिगेट करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये बोलता है टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, एरिया की कोई बाउंडेशन नहीं है, कि एक गिवन डिस्चार्ज से पानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने एरिया ऑफ लैंड को, कितने हेक्टेयर, कितने मीटर स्क्वायर एरिया तक पहुंच सकता है, इरिगेट कर सकता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय वाटर, इरिगेटेड बाय वाटर, ए मैक्स, मैक्सिमम एरिया। अब देखो इसको समझने का मैं तरीका आपको ये बता सकता हूँ। जनरली देखिए जब अपने पास में एरिया की कोई कंडीशन नहीं है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो टाइम तो इनफाइनाइट लग सकता है। ये इनफाइनाइट कब हो सकती है वैल्यू? ठीक है, जब हम लोग इस कंडीशन में, यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दूँ तो उस कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, तो इसको जब मैं 0 पुट करता हूँ, क्यू माइनस एफ ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन एफ। तो हमारे पास में मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला बनेगा डिस्चार्ज अपॉन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, राइट। पेपर में जो न्यूमेरिकल अगर यहाँ से आ सकता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है इस टॉपिक से आने के, न्यूमेरिकल की बजाय थ्योरी यहाँ से ज़्यादा आती है, बट स्टिल अगर न्यूमेरिकल यहाँ से आता है तो वो इन दोनों फॉर्मूलाज को कवर करेगा। टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना हुआ तो ये वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम एरिया ऑफ लैंड कवर हो सकता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। एंड ध्यान रखना है, ये वो मैक्सिमम एरिया है जिसके बाद में भी अगर पानी आता है तो वो इस एरिया के बाद में पहुंचेगा नहीं, आगे कवर नहीं करेगा, वो सरफेस पे नहीं फैलेगा, डीप परकोलेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो परकोलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, परकोलेशन रेट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी मैक्सिमम एरिया तक ही पानी पहुंच सकता है। एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसमें, और न्यूमेरिकल से कवर करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, दोनों पॉइंट्स, राइट। चलिए न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है आगे, देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हर बुक में मिल जाएगा, सभी लोग कराते हैं इसको। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़े से नए क्वेश्चंस कराऊं, थोड़े वेरिएशन वाले क्वेश्चन कराऊं, जैसे एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन सेट होता है तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो मैं आगे तो कोशिश यही करूंगा कि न्यूमेरिकल्स हमारे इस तरीके के होंगे जिसमें कॉन्सेप्ट हो, अच्छे से समझ में आए, और थोड़े न्यू हो, ब्रांड न्यू न्यूमेरिकल्स, राइट। बट उससे पहले अभी ये वाला क्वेश्चन तो हमें यही करना पड़ेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है हमारे पास में अवेलेबल हर बुक के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट ए स्ट्रिप ऑफ लैंड 0.04 हेक्टेयर एरिया। ये बोलता है एक लैंड का स्ट्रिप दिया है 0.04 हेक्टेयर एरिया का, जिसमें डिस्चार्ज जो है फ्रॉम ट्यूबवेल हैविंग डिस्चार्ज ऑफ 0.02 क्यूमेक्स। आपको इसमें बताना है कि टाइम रिक्वायर्ड कितना लगेगा इरिगेशन के लिए, ठीक। The infiltration capacity is 5 centimeter per hour and average depth of water flow is 10 centimeters.
एवरेज वाटर फ्लो की जो डेप्थ आपको दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर की है। ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड, आपको मैक्सिमम एरिया बताना है जिसको हम लोग इरीगेट कर सकते हैं, राइट। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है टाइम। टाइम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 2.303 y अपॉन एफ लॉगरिथम ऑफ q अपॉन q माइनस एफ है। देखो फॉर्मूला है, डेटा आपको सारा का सारा गिवन है, बस ध्यान रखना सारा यूनिट है खेल, जो भी सारा खेल है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का है। अब डिस्चार्ज 0.02 क्यूमेक्स सेम यूनिट में रखना है, तो हम लोग सारी वैल्यूज को मीटर और सेकंड के फॉर्म में ही रखेंगे। एरिया इज 0.04 हेक्टेयर्स, तो 0.04 हेक्टेयर्स को अगर हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 10⁴ दिस विल बी 400 मीटर स्क्वायर। एफ इज 5 सेंटीमीटर पर आवर, तो देखिए 5 सेंटीमीटर पर आवर है, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग सेकेंड्स में या आवर्स में, किसी भी एक में आप कन्वर्ट करके रख सकते हैं इसको, तो ये बनेगा अपने पास 5 × 10⁻², डिवाइडेड बाय आवर्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, दिस इज मीटर पर सेकेंड। एफ के बाद में हमें चाहिए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 सेंटीमीटर्स को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो 10 सेंटीमीटर अपने पास बन जाएगा 0.1 मीटर। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। T इज इक्वल टू 2.303 y अपॉन एफ। नाउ y इज 0.1, f 5 into 10⁻² divided by 60 into 60 logarithm of q upon q minus fa। q की वैल्यू now q is 0.02 minus f 5 into 10⁻³ इधर लिख रहा हूँ नीचे की साइड में, यहाँ से मल्टीप्लाइड वाला 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 माइनस f की वैल्यू 5 into 10⁻², 60 into 60 एंड एरिया इज 400। देखो ये पूरा कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपके पास में जो टाइम बनेगा सेकेंड्स में आएगा, वो लगभग वैल्यू आती है 2340 सेकेंड्स, ठीक। इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 65 मिनट्स के आसपास आंसर आ जाएगा, आवर्स में 0.65 आवर्स आंसर आ जाएगा, और 39 मिनट्स के आसपास आंसर आएगा, राइट। किसी भी एक यूनिट में आप देख सकते हो, मैक्स सेकेंड्स में भी, मिनट्स में भी, आवर्स में भी, राइट। आगे बोलता है आपको मैक्सिमम एरिया भी बताना है जितना इरीगेट हो सकता है। तो ए मैक्स फॉर्मूला क्या था, दिस इज डिस्चार्ज अपॉन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज डिस्चार्ज, 0.02 इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी f, ये f की वैल्यू अपने पास में ये पूरी बनेगी 5 into 10⁻² अपॉन 60 into 60, तो ये मैक्सिमम एरिया जो आएगा अपने पास में ये बनेगा 1440 मीटर स्क्वायर। 1440 मीटर स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया हमारे पास में आएगा। मतलब ये वो मैक्सिमम एरिया है जहाँ तक इस डिस्चार्ज से पानी इरीगेट, मतलब ये डिस्चार्ज जो है वो इतने एरिया को तो इरीगेट कर जाएगा, इसके बाद में डीप परकोलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ सकता। तो इसको अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.144 हेक्टेयर्स, ठीक। इस तरीके से हम लोग हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे एक टेक्निक और हम लोग स्टडी कर सकते हैं, चेक फ्लडिंग। लास्ट टेक्निक आज की क्लास की होगी हमारे पास में चेक फ्लडिंग, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अब ये क्या होता है, चेक फ्लडिंग कैसे परफॉर्म होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो है चेक फ्लडिंग, ये कहीं ना कहीं पिछले वालों से ही रिलेटेड है। सेम अपने पास में, हमारे पास में जब लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल होगा तो हम लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा लैंड होगा तो इसको परफॉर्म करते हैं, और लिमिटेड लैंड होता है तो बॉर्डर फ्लडिंग को यूज़ करते हैं। अब इसमें सेम वही अपने पास में मेन डिचेस, और मेन डिचेस के साथ में कंटूर वाइज हम लोग इसमें वापस से, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ
एरियाज के अंदर विद द हेल्प ऑफ लेवीज। अब ये कंटूर के अकॉर्डिंग स्ट्रेट भी हो सकती हैं और इस तरीके से वेरिएबल भी हो सकती हैं, नॉन लीनियर भी हो सकती हैं। ये बना दिया, राइट। और इधर से भी इनको डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो यहाँ से ये जो पार्ट बना आपके पास में, ये बन जाएगा अपने पास में कनेक्टिंग लेवीज या फिर क्रॉस लेवीज। इन पार्ट्स को दीज आर लेवीज। वही जो हम लोग रिजेस को बोलते हैं ना, कि इस तरीके से आपने देखा होगा लैंड के अंदर हम लोग सॉइल की हेल्प से इस तरीके के छोटे छोटे ट्रायंगुलर चेक डैम्स टाइप के बना देते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वही है ये। अब लेवीज के साथ में दिस इज कनेक्टिंग लेवीज। अब साथ में आगे क्या करना है, अब मेन डिच से जो पानी आएगा वो पानी इधर से फ्लो करेगा, राइट। अब पानी की एंट्री को कंट्रोल करने के लिए जो पानी है अपने पास में, इसको एंटर कराने के लिए फील्ड में सेम अपने आउटलेट चैनल्स यहाँ पे बनेंगे। इन आउटलेट चैनल से पानी जो है पानी एंटर कर सकता है। ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से अपने पानी की एंट्री होगी। और अब क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लेवीज बने हुए हैं, तो पानी अब आसपास की एडजेसेंट स्ट्रिप में तो नहीं जा सकता, राइट। ये जो पार्ट अपने पास में बना है, ये पूरा एरिया, दिस इज नोन एज चेक प्लॉट या फिर चेक एरिया। और इसका साइज जो होता है, इसका साइज होता है 0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर के बीच में, राइट। अब इसके लिए भी डेफिनेटली लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें लैंड को लेवल नहीं करना है यहाँ पे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉन्टूर्स के बेसिस पे इन लेवीज को प्रोवाइड कर दो, राइट। जब लेवलिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी तो जो पानी आएगा वो पानी इसके अंदर आसानी से स्टोर रहेगा और स्टोरेज के बेसिस पे प्लांट्स उस पानी को गेन कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के अंदर और इनडायरेक्टली इरिगेशन हो जाएगा और क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, राइट। इसके अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेक फ्लडिंग को हम कौन से टाइप की सॉइल में यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, फॉर कोर्स सॉइल एज वेल एज फाइन सॉइल, ठीक है। पिछले वाले में हम लोग जो बात कर रहे थे कि डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है वो क्रॉस इसमें डिपेंड करती है, बेसिकली कोर्स सॉइल पे डिपेंड करती है। इसके कारण से पिछले वाले को हम लोग कई बार कोर्स सॉइल में ही प्रेफर कर लेते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो चेक फ्लडिंग है, ये तो आप किसी भी टाइप की सॉइल में प्रेफर कर सकते हैं। इट मे बी फॉर लो परमिएबल सॉइल और लो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाली, दैट मीन्स क्ले, और हाई परमिएबल सॉइल जो कि हो जाएगी अपने पास में सैंड। दोनों में से आप कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी कुछ खास पॉइंट्स एग्जिस्ट करते नहीं हैं। अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर खास तौर पे अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में जहाँ पे पानी सफिशेंटली अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो चेक फ्लडिंग के बारे में बात करें तो चेक फ्लडिंग क्या बना, द कंप्लीट एरिया इज डिवाइडेड with the help of complete area is divided with the help of किसकी हेल्प से, levies and connecting levies। तो with the help of levies and connecting levies, ठीक। उसके बाद में आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो भी कन्फाइन एरिया बनेगा उस कन्फाइन एरिया को नाम दिया जाएगा चेक प्लॉट। Each confined area is known as चेक प्लॉट, जिसका साइज कितना वेरी करेगा, 0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर के बीच में। अब ये जो है इसको भी हम लोग कौन सी सॉइल के लिए यूज़ करेंगे, डेफिनेटली जैसे पिछले वाली दोनों थी, मैंने बताया था आपको क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए यूज़ होगी, तो इसको भी यूज़ करेंगे फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स, यूज्ड फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक। आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, ये तो समझ में आ गया क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में यूज होगी। अब सॉइल, तो यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, दैट मीन्स यूज्ड फॉर लो परमिएबल एंड
हाई परमिएबल सॉइल्स, दोनों में से हम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक समझ में आया होगा ये वाला जो है चेक फ्लडिंग, कि जनरली हम लोग इनके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, राइट। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिन फ्लडिंग के बारे में, और बेसिन फ्लडिंग के साथ में बाकी जितनी हमारी टेक्निक्स रह गई हैं, फिरो टेक्निक, बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, इसके अलावा स्प्रिंकलर रह गया है, स्प्रिंकलर के अलावा ड्रिप रह गया है, 4 टेक्निक्स हैं, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में रह गया है इस टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको फिनिश कर देंगे हमारे इस चैप्टर को, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितना हो सके इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, MCQs टाइप के, ठीक, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको प्रैक्टिस होगी कि एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए थ्योरी में कितनी मर्जी करा दूं, इसका तब तक बेनिफिट नहीं है जब तक आप इसके क्वेश्चंस ट्राई नहीं करते, इसके क्वेश्चंस को मतलब एज ए एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते। कोई भी बुक लगाइए, कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक बुक, ठीक है, जो भी आप बेसिक रेफरेंस बुक से लेके ES गेट के प्रीवियस ईयर तक भी सॉल्व करते हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं, यहाँ से सभी के सभी ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। जो भी डाउट होता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरी डिटेल्स लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसके बाद में हम लोग शेयर कर देंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।